दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर यूरोप से आ रही है, जहां पर EFTA के तहत $100 बिलियन का बड़ा तोहफा भारत को मिलने जा रहा है और यूरोप के साथ ये डील भारत साइन करने जा रहा है। इस खबर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से आ रही है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसकी जानकारी भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है और चीन और रूस के द्वारा RIC यानी इंडिया रशिया चाइना ग्रुप को फिर से एक्टिव करने की जो मांगे की जा रही थी, अब इस पर भारत की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया है और भारत ने भी इसको फिर से एक्टिव करने का संकेत दिया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब जमीन पर उतरने वाला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ऐलान किया है कि यह ऐतिहासिक समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। ये वही डील है जिसे 10 मार्च 2024 को ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी TEPA के नाम से साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के जरिए भारत को अगले 15 सालों में $100 अरब यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ के निवेश की गारंटी मिली है। ये निवेश वादा EFTA के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टेन की ओर से दिया गया है। निवेश की इस राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 10 सालों में $50 अरब, वहीं अगले 5 सालों में फिर से $50 अरब का निवेश किया जाएगा। ये भारत के इतिहास में अब तक के किसी भी ट्रेड डील में किया गया सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट निवेश वादा है। इसके जरिए भारत में 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये समझौता न केवल भारत की व्यापार रणनीति को नई दिशा देगा, बल्कि देश के भीतर उत्पादन, सेवाओं और रोजगार को भी जबरदस्त प्रोत्साहन देगा। इस एग्रीमेंट के जरिए भारत ने EFTA देशों को अपने बाजार में 82.7% टैरिफ लाइंस पर पहुंच दी है, जो EFTA की 95.3% एक्सपोर्ट वैल्यू को कवर करती है। खास बात यह है कि इसमें 80% से ज्यादा भारत का गोल्ड इंपोर्ट भी शामिल है, यानी अब स्विस घड़ियां, चॉकलेट, हीरे, बिस्किट और महंगे क्लॉक जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट भारतीय बाजार में कम या फिर शून्य कस्टम ड्यूटी के साथ मिलेंगे। इससे भारत के उपभोक्ताओं को बेहतरीन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट अब सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। सेवाओं के क्षेत्र में भी ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने EFTA देशों को 105 सब सेक्टर्स में एक्सेस दिया है, जिनमें अकाउंटिंग, बिजनेस सर्विसेज, कंप्यूटर, हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस शामिल है। बदले में भारत को भी जबरदस्त एक्सेस मिला है। स्विट्जरलैंड से 128 सब सेक्टर्स, नॉर्वे से 114, लिंचटेस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 सब सेक्टर्स में एंट्री मिली है। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स को यूरोप में नई संभावनाएं मिलेगी, खासकर कानूनी सेवाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और ऑडियो विजुअल सेक्टर में। ये भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स को नई ऊंचाई देगा और युवाओं के लिए विदेशों में अवसरों के नए रास्ते खोलेगा। इस समझौते की एक और बड़ी खूबी यह है कि ये भारत को यूरोपीय यूनियन के मार्केट से जोड़ने का रास्ता भी खोलता है। दरअसल स्विट्जरलैंड की लगभग 40% सेवाएं यूरोपीय यूनियन को निर्यात होती है। ऐसे में भारत की कंपनियां स्विट्जरलैंड को एक गेटवे टू यूरोप की तरह इस्तेमाल कर सकती है और वहां से अपने प्रोडक्ट और सेवाएं पूरे यूरोप में फैला सकती है। जहां तक व्यापारिक आंकड़ों की बात करें तो भारत और EFTA के बीच 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $24.4 अरब तक पहुंच चुका है। हालांकि EFTA के 4 देशों में से सिर्फ स्विट्जरलैंड के साथ ही भारत का व्यापारिक रिश्ता बढ़ा और स्थिर है। बाकी 3 देशों के साथ व्यापार की मात्रा अभी काफी कम है, लेकिन इस समझौते के बाद इन देशों के साथ भी व्यापार में तेजी आने की पूरी संभावना है। EFTA के साथ ये समझौता आसान नहीं था। इसे पूरा होने में लगभग 16 साल का वक्त लगा। बातचीत की शुरुआत 2008 में हुई थी और अब 2025 में जाकर ये लागू हो रहा है। लेकिन ये साबित करता है कि भारत अब धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का एक भरोसेमंद और आत्मविश्वासी हिस्सा बन चुका है। 16 साल का ये इंतजार इस
बात को समझने के लिए काफी है कि ये डील क्यों इतनी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत यूरोपीय यूनियन के साथ भी, जिसमें 27 देश शामिल है, इनके साथ भी FTA साइन करने के काफी करीब है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है यूरोपीय यूनियन को कि वह ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांतों पर कायम रहेगा। जब यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में रोसनेफ्ट की भारत रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने उसे एक तरफा और अस्वीकार्य बताया और अपनी नीति पर डाटा रहा। इस पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारे सैंक्शन सिर्फ रूस के ऊपर है और सप्लाई चेन को इन प्रतिबंधों से कोई नुकसान नहीं होगा। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत के ऊपर प्रतिबंधों को लागू करना यूरोपीय यूनियन के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके भारत सस्ते में यूरोपीय यूनियन को बेचता है। इसीलिए यूरोपियन देश भारत के साथ उलझ नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों, EFTA की इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। साल 2025 के आखिरी 3 महीने में भारत अगली भारत रूस समिट की मेजबानी करने जा रहा है और इसी बहाने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 4 साल बाद भारत की जमीन पर कदम रख सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पिछली समिट मॉस्को में हुई थी और अब बारी है कि हम उसे दिल्ली में होस्ट करें। तारीखों में बातचीत चल रही है और दोनों देशों की आपसी सहमति से इसे जल्द फाइनल किया जाएगा। वहीं इस विजिट के दौरान डिफेंस, इकोनॉमी और न्यूक्लियर पावर साइट के बनाए जाने की डील और भी कई अहम मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। और जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के द्वारा लगातार रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, उससे जो भी मुश्किलें सामने आ रही है उससे भी मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालने की तैयारियों पर बात होगी। दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान खींचा है। रूस की पहल पर अब वो ट्रायो यानी 3 देशों के डायलॉग को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसे काफी सालों से भुला दिया गया था। हम बात कर रहे हैं रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग की। गुरुवार को भारत ने संकेत दिया है कि अगर हालात अनुकूल रहे तो रूस, भारत, चीन के इस प्लेटफॉर्म को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस पर कोई भी फैसला आपसी सहमति और सुविधा के अनुसार लिया जाएगा। RIC को एक ऐसा मंच माना जाता है जहां तीनों देश रूस, भारत और चीन मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि यह एक परामर्शी तंत्र यानी कंसल्टेटिव फॉर्मेट है, न कि कोई औपचारिक गठबंधन। हालांकि अभी तक तीनों देशों के बीच इस मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं हुई है और न ही फिलहाल इसके आयोजन पर कोई बातचीत चल रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट के लिए चीन का दौरा करते हैं और वहां पर पुतिन भी आते हैं तो उस दौरान इस समिट का आयोजन किया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रूस इस डायलॉग को दोबारा शुरू करने के लिए काफी उत्सुक दिखा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ईमानदारी से चाहते हैं RIC की बातचीत जल्द से जल्द दोबारा शुरू हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि RIC की शुरुआत रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और मशहूर राजनयिक येवगेनी प्रिमाकेव ने की थी। वहीं इसके बाद चीन की तरफ से भी ये मांग की गई थी कि वापस से ये संगठन शुरू होना चाहिए और तीनों देशों को साथ आना चाहिए। वहीं अब भारत की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस इसको लेकर दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये संगठन वापस से शुरू होना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।